गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा लेसन है लेसन 6 और चैप्टर का नाम है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में हम अध्ययन करेंगे उसकी राजनीति, समाज, धर्म एवं साहित्य का। तो वैदिक संस्कृति की बात करें तो वैदिक काल से भारतीय समाज विकास के महत्वपूर्ण दौर से गुजरा और इसमें उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में लोहे के प्रयोग से कृषि यंत्र बना लिए गए थे और जिसके परिणाम स्वरूप ये कृषि प्रणाली और उससे जुड़ी स्थायी जीवन की व्यवस्था उभर कर आई। कृषि तथा स्थायी आवास प्रणाली ने जीवन के सभी क्षेत्रों आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि संस्थाओं के निर्माण की शुरुआत की। वैदिक संस्कृति में हमें संस्कृत भाषा, जातीय समाज का विचार, धार्मिक विचार, वेद, उपनिषद दिए हैं। उनका कहना है कि भारत में बाद के काल में नए विचारों और संस्थाओं का बनना भी इस काल के योगदान को स्वीकार करने या विरोध करने के कारण ही हुआ। अतः भारतीय समाज एवं संस्कृति को और इसकी सामाजिक संस्थाओं को सही रूप से समझने के लिए वैदिक संस्कृति का अवलोकन अनिवार्य है। भारत में वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम अध्ययन करें तो 20वीं सदी के प्रारंभ में ये स्वीकार करते थे कि ऋग्वेद में बताई गई राजनीतिक प्रणाली एक विकसित राज्य व्यवस्था थी, परंतु 1905 के बाद के किए गए शोधों ने साबित कर दिया कि ये कोई राज्य व्यवस्था, विकसित राज्य व्यवस्था नहीं थी, बल्कि एक कबीलाई तंत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। राज्य का पूर्ण रूप से स्वरूप उभर कर नहीं आया था और इसमें प्रजातांत्रिक प्रणाली के लक्षण भी विद्यमान थे, परंतु उत्तर वैदिक काल तक आते आते इस राज्य ने क्षेत्रीय राज्य का स्वरूप धारण कर लिया था तथा उसका राजतंत्रात्मक स्वरूप उभर कर सामने आने लगा था। हम यहाँ पर ऋग्वैदिक राज व्यवस्था और उत्तर वैदिक व्यवस्था में आ रहे परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। पहला है, जैसे ऋग्वैदिक राज व्यवस्था की बात करें तो ये जन राज्य का प्रशासनिक ढांचा था। ऋग्वैदिक काल में कबीलाई राज्य प्रणाली का आभास होता है। इसमें इन्हें जन बोलते थे क्योंकि ऋग्वेद में 27 बार जन का शब्द आया, लेकिन जनपद शब्द कहीं भी नहीं आया। इससे साबित होता है कि वो कबीलाई जन रहे होंगे। और जन की छोटी इकाई संभवतः विश थी जो कई गांवों से मिलकर के बनती थी। विश का मुखिया विशपति, शासन प्रबंध की छोटी इकाई परिवार होगा जिसका मुखिया गृहपति या कुलूप था। कई परिवारों को मिलाकर एक गांव बनता था और इसका अधिकारी ग्रामीण ही होता था। तो ये हमारा इससे पता चलता है कि वो एक कबीलाई संस्कृति थी। उसके बाद राजा और उसके कार्य। ऋग्वैदिक काल में जनजातीय राज था, यानी राजा अपनी जनजाति का मुखिया होता था और न कि विशेष अक्षेत्र विशेष का। राजा के साथ अक्षेत्र का संबंध अभी नहीं जुड़ा था, वो अपनी जनजाति का मुखिया था। और यह जन का सैनिक प्रमुख होता था जो गायें और अन्य पशुधन पर कब्जा करने के लिए होने वाले युद्धों में कबीले का नेतृत्व करता था। अभी तक राज्य के लिए युद्ध नहीं होते थे, वो प्रजा की रक्षा तथा शांति बनाए रखने का कार्य भी करता था। इसके बाद राज्याधिकारी की बात आती है। प्रशासन तंत्र बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी राजा के प्रशासन में सहायता करने वाले अधिकारियों के नामों की जानकारी मिलती है। इनमें सबसे ऊपर पुरोहित था जो राजा को शासन संबंधी कार्यों में सलाह देता था। वह यज्ञ आदि का आयोजन भी करता था, युद्ध के समय राजा के साथ रहता था और विजय के लिए प्रार्थना करता था। रोमिला थापर के अनुसार वह राज्य का ज्योतिषी, पुरोहित, परामर्शदाता होता था। इसी प्रकार अन्य अधिकारी जैसे सेनानी, सेना का शब्द 20 बार प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। सेना रेगुलर सेना नहीं थी, जन के लोग ही सेना में शामिल होते थे। सेनानी इसका प्रधान होता था। गांव का मुखिया को ग्रामीणी बोलते थे। वह जरूरत पड़ने पर गांव से भी सेना भेजता था। पुरपति नामक अधिकारी का भी उल्लेख है। इसके बाद जनसभाएं। ऋग्वेद कालीन प्रचलित जन प्रणाली में राजा की सहायता के लिए अनेक जनसभाओं का वर्णन मिलता है। कुछ विद्वान उसे अब में मतभेद भी है। कुछ
प्रशासन में इनकी भूमिका अवश्य थी। तो जो जनसभाएं होती थी उनमें सबसे पहले विदथ थी। विदथ का ऋग्वेद में 122 बार वर्णन है। इसे लगता है कि ये महत्वपूर्ण जनसभा थी। रथ के अनुसार यह सामाजिक, धार्मिक तथा सैनिक कार्य से संबंधित थी, जिसमें महिलाएं भी पुरुषों के साथ चर्चा में भाग लेती थी। ये सबसे प्राचीन जनसभा थी। इसके बाद सभा का प्रयोग ऋग्वेद में 3 बार हुआ है। इसका अर्थ सभा और सभा क्षेत्र दोनों ही का लगता है। इसमें भी महिलाएं भाग लेती थी। उसे सभापति कहा जाता था। ये शायद एक परिवार आधारित सभा थी। और ऋग्वेद में एक स्थान पर सभा को पासे खेलने तथा जुआ खेलने के लिए भी इकट्ठे हुए लोगों के समूह भी इसे बताया गया है। इसका संबंध नृत्य, संगीत और जादू से भी हो सकता है। समिति का भी ऋग्वेद में वर्णन कब मिलता है? ऐसा लगता है कि संस्था को इस काल के अंतिम चरण में महत्व प्राप्त हुआ। प्रारंभ में समिति एक जनसभा होती थी, जिससे कि जनजाति के सदस्य सभी बातों पर चर्चा करते थे। इसमें ब्राह्मण, धनवान, सनक्ष आदि सभी लोग शामिल थे। समिति के राजनीतिक कार्य प्रमुख थे। इसके बाद न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था के बारे में ऋग्वेद में कम जानकारी मिलती है, परंतु यह स्पष्ट है कि अपराध होते थे। ऋग्वेद में चोरी, धोखेबाजी, डकैती, जानवरों को चुराना, सेंध लगाना आदि अपराधों का उल्लेख है। और अपराधों से निपटने के लिए की दृष्टि से राजा सर्वोच्च अधिकारी था। उसकी सहायता के लिए पुरोहित, विशपति, ग्रामीणी, मध्यवासी आदि भी होते थे। युद्ध तथा युद्ध के तरीके। ऋग्वेद में आर्यों और अनार्यों में संघर्ष का वर्णन मिलता है। आर्य जनों में आपस में भी युद्ध होते थे। युद्ध का कारण आत्मरक्षा, पशुओं की चोरी या लूटमार ही मुख्य रहा होगा। यहाँ आर्यों के युद्ध का देवता इंद्र था। उसे पुरंदर भी कहा गया है, यानी किलों को तोड़ने वाला, दुर्ग को तोड़ने वाला। युद्ध में इंद्र से प्रार्थना की जाती थी। घोड़ों का प्रयोग भी होता था। राजा योद्धा रथों पर बैठकर युद्ध करते थे और योद्धा धनुष, बाण, तलवार, बर्छे, नेजे, कुल्हाड़े आदि का प्रयोग भी करते थे। ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध का भी वर्णन मिलता है। यह युद्ध भरत जन और 10 राजाओं के मध्य हुआ था। उत्तर वैदिक काल में जो परिवर्तन हुए, राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था में आए परिवर्तनों ने राजनीतिक प्रणाली को भी प्रभावित किया। ऋग्वैदिक काल में राज्य का स्वरूप जनजातीय राज्य था, जबकि इसमें परिवर्तन आया और उत्तर वैदिक काल में यह क्षत्रिय राज्य का रूप धारण करना शुरू कर दिया। यानी अब राज्य अक्षेत्र विशेष से जुड़ने लगे, अब जिसे वह जनपद कहा जाने लगा। जो परिवर्तन आए उसमें पहला परिवर्तन था राजत्व में परिवर्तन। ऋग्वैदिक राजन जन के सदस्यों में से प्रथम स्थान का दर्जा रखता था, परंतु वंशानुगत को महत्व मिलने लगा। शतपथ ब्राह्मण में सूत्र दिया गया, जिसके अनुसार कई पीढ़ियों तक राजा एक वंश से ही हो सकते थे और राजा के साथ दैवीय उत्पत्ति की बात भी जुड़ी हुई होती थी और ये राजतंत्रात्मक प्रणाली की शुरुआत दिखाई देती है। अक्षत्रिय राज्यों की स्थापना। ऋग्वैदिक काल में राज्य का स्वरूप छोटा था और अब जन राज्य किसी भूभाग से बंधे हुए नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन राज्य में परिवर्तन आया। अब वह जनपद कहा जाने लगा, जिसका अर्थ था जन ने अपने पांव रखे, यानी कह सकते हैं कि एक स्थायी भूभाग पर वो रहने लगा था और उसकी भूभाग की पहचान उस जन के नाम से होने लगी थी। औजारों में, शस्त्रों में परिवर्तन आया। अब कई छोटे छोटे जन मिलकर एक दूसरे में विलीन होकर के बड़े क्षेत्र जनपदों का निर्माण कर रहे थे। जैसे भरत और पुरु जन मिलकर के कुरु और तुर्वक एवं किरीवी वंश मिलकर के पंचाल कहलाए। यानी अब बड़े जनपदों का निर्माण होने लगा था। इस समय जिन अन्य राज्यों ने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी उनमें कौशल, काशी, विदेह, गंधार, मद्र, मत्स्य, अवंती, मगध आदि राज्य शामिल थे। राजा की शक्ति और सम्मान में वृद्धि होना यह स्वाभाविक थी। राज्य का क्षेत्रीय स्वरूप, राजा की शक्ति का बढ़ना दो तरफा प्रक्रिया रही होगी। एक तो शक्तिशाली राजा ने अपने क्षेत्र पर अधिकार स्थापित किया, तब बड़े क्षेत्र से राज्य को और अधिक आमदनी हुई और राजा की शक्ति बढ़ी। शतपथ ब्राह्मण में भी राजा को राष्ट्रभृत या राज्य को अखंड रखने वाला, सतत बनाने वाला कहा गया। राजतंत्रीय प्रणाली भी स्थापित होने लगी थी, जिसे में वंशानुगतता को मान्यता मिलने लगी थी। राज्याभिषेक समारोह को राजसूय यज्ञ भी कहा जाता था, जो बड़े पैमाने पर एक निश्चित स्थान पर होता था और कई बार तो यह 2-2 वर्ष तक चलता था।
ब्राह्मणों को खूब दान देते थे। राजा को शक्ति का प्रदर्शन सबसे अधिक अवसर अश्वमेघ यज्ञ में मिलता था। शक्तिशाली राजा एक घोड़ा स्वतंत्र रूप से घुमाने के लिए छोड़ते थे और वो बिना विरोध के चलता था। जो उसे रोकता था उसे युद्ध करना पड़ता था। जनसभाओं का शक्ति ह्रास। ऋग्वैदिक काल में विदत सभा समिति नाम की जनसभाएं थी जिन पर राजा का नियंत्रण होता था। अब ये प्रशासन से संबंधित कार्य भी करती थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्तियों ने इन सभाओं को प्रभावित किया और ये ज़्यादा लोकप्रिय न रही। विदत का अस्तित्व समाप्त हो गया था। सभा समिति का महत्व भी कम हो गया था। राज्य अधिकारियों की संख्या में बढ़ोतरी। जैसे जैसे राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, सभा और समिति की भूमिका कम हुई, तो उससे अधिकारियों, मंत्रियों, सलाहकारों की संख्या बढ़ने लगी। उत्तर वैदिक काल में हमें 12 रत्निन की जानकारी मिलती है, जिनके घरों पर राजा अपने राज तिलक के समय जाता था तथा वहाँ पर देवताओं की वंदना करता था। उनमें पुरोहित था जो महत्वपूर्ण अधिकारी था, जो यज्ञ की भूमिका निभाता था, जो देवी गुणों को स्थापित करता था। इसके बाद सेनानी का भी प्रमुख था। सेनानी भी प्रमुख रत्निन था। वो युद्ध के समय सेना का संचालन करता था। राजन्य राज्य सत्ता को लागू करने की भूमिका निभाता था। भागदू ये जिसका संबंध कर प्रणाली से होता था। संग्रहित ये कोषाध्यक्ष होता था। अन्य अधिकारी भी थे, इनमें जैसे सूत थे, रथवान, सारथी, तक्षण, ग्रामीणी, ग्राम मुखिया, अक्षवाप, आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला, पालगल, संदेशवाहक, गोवर्धन वन विभाग का आदि। कर प्रणाली भी आज एक राज्य व्यवस्था की शक्ति का आधार होते हैं। ऐसा लगता है कि ऋग्वैदिक काल में वैश्य राजा को भेंट के रूप में कुछ प्रदान करता था। अब उसे अनिवार्य रूप से अपनी उपज में से अनाज, पशु अथवा अन्य वस्तुएं कर के रूप में देनी पड़ती थी। यानी राजा विष जिसे जनता कहते हैं, विष की मेहनत पर निर्भर था। और वो उनसे कर के रूप में ये लेता था। ब्राह्मण इस कर से मुक्त थे। इसके बाद वैदिक समाज आया। प्रारंभिक काल में वैदिक समाज का आधार कबीलाई संरचना थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उसका रूप बदला और अब छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लगा। इसके बाद ऋग वैदिक काल आया। 1500 से 1000 बीसी यानी ईसा पूर्व का जो काल था, उनमें कबीलाई संरचना थी वैदिक काल में, जिसमें जाति एवं पारिवारिक संबंधों की प्रमुखता थी। और कबीलाई समाजों में भोजन के उत्पादन करने वाले, संग्रह करने वाले ही उसके उपभोक्ता थे। यानी शोषणकर्ताओं का स्थान नहीं था, बिचौलियों का स्थान नहीं था। ऋग्वेद में जन, विष, गण, व्रत आदि इकाइयों का वर्णन मिलता है। वे सभी भाईचारे पर आधारित थी। और ऋग्वैदिक काल में पशुओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जिक्र है। तो इसके बाद वर्ण व्यवस्था आई। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लिखा है कि देवताओं ने आदि पुरुष के 4 भाग किए। ब्राह्मण उसका मुख था, राजन्य बाहु थे। पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में लिखा है कि उसकी जंघा वैश्य थे तथा शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए। यानी ब्राह्मण मुख था, पुरुष के 4 भाग के देवताओं ने, ऐसा ऋग्वेद में लिखा है कि ब्राह्मण देवताओं के मुख थे, राजन्य बाहु थे, जंघाएं वैश्य थे और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए। इस सूक्त में प्रथम 3 वर्णों की उत्पत्ति नहीं बताई, वरन तीनों वर्ण आदि पुरुष के मुख, बाहु और जंघा के समान बताए। इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि आदि पुरुष ने मनुष्य मात्र को शिक्षा देने के लिए ब्राह्मणों की सृष्टि की, मनुष्य मात्र की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय को बनाया, भोजन देने के लिए वैश्य बनाया और शूद्र आदि पुरुष के पैर से उत्पन्न होने का अर्थ है कि उसका जन्म 3 वर्णों की सेवा करने के लिए हुआ। तो इसके बाद दास व दस्यु। ऋग्वेद में दास और दस्यु का वर्णन मिलता है। आर्यों के संघर्ष के साथ भी उनका वर्णन मिलता है। पाश्चात्य विद्वान दास और दस्युओं को इस क्षेत्र के आदिम निवासी मानते हैं, जिनसे आर्यों का घोर संघर्ष हुआ। वे अनार्य श्रेणी में भी रखे जाते हैं।
ये भी हो सकता है कि ये लोग आर्यों के विभिन्न दलों में से हों जिन्हें सामाजिक सांस्कृतिक सैद्धांतिक मतभेद के कारण दास या दस्यु करार दे दिया गया हो। ऋग्वेद में दिवोदास और सुदास नामक नायकों का वर्णन भी मिलता है जिनकी प्रतिष्ठा ऊंची थी। तो वैदिक काल में हम कह सकते हैं कि दास प्रणाली थी। परिवार की बात करें तो परिवार की मूलभूत इकाई थी। परिवार का रूप जो पितृसत्तात्मक था, यानी एक पिता उनका मुखिया था और परिवार में 3-4 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे। ऋग्वेद में पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया, परंतु भतीजे, पोतरों, चचेरे भाइयों के लिए निरपित शब्द का प्रयोग भी किया। परिवार के लिए कुल शब्द का उल्लेख मिलता है, यानी परिवार के लिए ग्रह शब्द का प्रयोग भी अधिक हुआ है। परिवार के मुखिया को कुलपा कहा गया है, यानी वो मुखिया, परिवार में मुखिया या पिता को सबसे बड़ा माना जाता था। संपत्ति का स्वामी वह होता था। उसकी संपत्ति में गायें, घोड़े, सोना, आभूषण, शस्त्र, दास आदि सभी शामिल थे। पिता को श्रेष्ठता और दयालुता का प्रतीक मानते थे। वो सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करता था और सभी पिता की आज्ञा का पालन करते थे। और विवाह सूक्त से पत्नी का महत्व स्पष्ट होता है। परिवार में पत्नी की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण थी। वह पति के साथ धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी। स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में पितृसत्तात्मक होने के बावजूद स्त्रियों की दशा अच्छी थी। वे यज्ञ सभा में भाग लेती थी। औरतें यज्ञ, विवाह, अवसरों आदि पर उसकी उपस्थिति अनिवार्य थी। ऋग्वेद में देवताओं से जो प्रार्थना की गई है वे पति और पत्नी दोनों की ओर से है। अतः ये हम कह सकते हैं कि औरतों का जो स्थिति थी वो सम्मानजनक थी। एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता था, किंतु कुछ पुरुष एक से अधिक विवाह भी करते थे। ऋग्वेद में हमें नियोग यानी विधवा पुनर्विवाह के भी प्रमाण मिलते हैं। इस काल में पुरुष युद्ध में व्यस्त रहते थे, स्त्रियां कृषि का कार्य करती थी। वो कपड़े बुनना, सीना, रंगना, टोकरी बनाना, आटा पीसना, धनुष बाण बनाना आदि का कार्य भी वो करती थी। विवाह की बात करें तो विवाह जैसी सामाजिक संस्था की स्थापना हो चुकी थी और विवाह का उद्देश्य था आश्रम में प्रवेश करवाकर मनुष्य को देवताओं के लिए यज्ञ और संतानोत्पत्ति करने के योग्य बनाना। वर के लिए विवाह की कोई निश्चित आयु नहीं थी। सामान्यतः वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही विवाह करता था, बाल विवाह नहीं था। कन्याओं का विवाह बड़ी आयु में होता था और यहाँ तक कि उन्हें अपने पति का चुनाव करने का भी अधिकार था। सूक्त के अनुसार वर और वधु पक्ष के लोग वधु के घर जाते थे और वहां पर सजी हुई वधु विवाह का संस्कार में शामिल होती थी। इसके बाद ऋग्वेद काल में सती प्रथा नहीं थी, विधवा विवाह की अनुमति थी। एक पत्नीत्व के आदर्श होते हुए भी ऐसा वर्णन मिलता है कि राजा की एक से अधिक पत्नियां भी होती थी। शिक्षा के बात करें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये लिखा है कि व्यक्ति अपनी शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कर इस संसार और परलोक में जीवन के वास्तविक मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में बुद्धि के विकास के लिए सवित्र देवता से प्रार्थना की गई। ऋग्वेद के मंडूक सूक्त में भी शिक्षा प्रणाली की झलक मिलती है। शिक्षा के लिए गुरुकुल की स्थापना की जाती थी। महिलाएं शिक्षिका होती थी और गुरुकुलों में वेद, ब्रह्म विद्या, खगोल विद्या, ज्योतिष, गणित और व्याकरण की शिक्षा मिलती थी। भोजन और पहनावे के बारे में करें तो लोग मुख्य रूप से जौ का प्रयोग करते थे। संभवतः उनका गेहूं और चावल से परिचय नहीं था। वे दूध और दूध से बने हुए पदार्थों को चाव से खाते थे। ये बकरी, भेड़, तीतर, अन्य पक्षियों, मछली आदि का मांस भी खाते थे। कुछ लोग मानते हैं कि गौ मांस भी खा जाता था। आगे चलकर यह बाद में बंद हुआ है। ये शुरा तथा सोम रस भी पीते थे। शुरा एक नशीला पदार्थ था और यज्ञों में सोम रस का प्रयोग होता था। ये पितरों के लिए पिंडदान भी करते थे। वस्त्रों में ये 3 वस्त्र पहनते थे। निवि शरीर के निचले भाग को ढकने के लिए, वास शरीर के मध्य भाग में और अधिवास शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता था। ये बाल रखने, संवारने, चंदन, खुशबूदार लोशनों का भी प्रयोग करते थे। ये फूलों की माला भी धारण करते थे। आभूषण सोने और चांदी के भी ये पहनते थे। इसके बाद मनोरंजन में भी ये वैसे ये लोग सादा जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन साथ में कोई समारोह आता था तो उसमें ये मनोरंजन भी करते थे।
जैसे वो रथ दौड़, घुड़दौड़, दूत क्रीड़ा, नाच गान आदि का भी प्रयोग करते थे। दूत क्रीड़ा का भी ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में जैसे संगीत की अगर बात करें तो झांझ वीणा आदि बजाने के यंत्र था। बाद में सामदेव में संगीत था, गंधर्वों के उल्लेख भी बताए गए हैं। ये लोग सिंह, हाथी, सूअर, भैंसे, गेंडे, मृग आदि का शिकार भी करते थे। ये आखेट मनोरंजन के लिए आखेट भी करते थे। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में सामाजिक परिवर्तन हुआ और उत्तर वैदिक काल में जो परिवर्तन हुआ वो था कबीलाई संरचना में परिवर्तन। अब जो कबीलाई संरचना, पहले जो संरचना कबीलाई संबंधों पर आधारित थी, अब वो जातीय पारिवारिक संबंधों का महत्व बढ़ा। अब कृषि प्रणाली से स्थायित्व को बल मिला। कृषि में उत्पादन की मात्रा बढ़ने से राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आया और एक दूसरे छोटे कबीले एक दूसरे कबीलों में मिलने लगे और जनपदों की शुरुआत हुई। कई जनपदों से मिलकर के बड़े बड़े राजवंश मिले। जैसे पुरु और भरत मिला तो कुरु वंश बना, तुर्वक और कृवि वंश मिला तो पंचाल कहलाए। इस प्रकार उत्तर वैदिक साहित्य में तक्षशिला, पुष्प कलावती, काशी, अयोध्या, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर जैसे नगरों के नाम मिलते हैं। वर्ण व्यवस्था में कठोरता और शूद्रों की दशा में गिरावट आई। ऋग्वैदिक काल के अंतिम दौर में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था और वर्ण का निर्धारण कार्य के आधार पर था, न कि जन्म के आधार पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पहुँचते पहुँचते अब ये कार्य के आधार पर नहीं था, बल्कि अब ये जन्म के आधार पर हो गया था। तो पहले ब्राह्मणों ने इस वर्ग में प्रणाली में यज्ञों का महत्व बढ़ाने के कारण सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया था। वे पूजा पाठ, हवन, यज्ञ करवाते थे और राजा के मुख्य सलाहकार थे। यद्यपि उच्चाधिकार के लिए उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों और क्षत्रियों में संघर्ष भी कई जगह नजर आता है और वैश्य वर्ग में सामान्य जन शामिल थे। वे कृषि पशुपालन करते थे। कुछ वैश्य शिल्पकार भी थे, वो व्यापार भी करने लगे थे। और बाद में वैश्यों के कई वर्ग बन गए थे। उसके बाद शूद्रों की स्थिति सर्वाधिक खराब थी। दूसरों का उसे सेवक कहा गया और उनकी संख्या भी बढ़ गई थी। उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया। उन्हें जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं था। गायत्री मंत्र का जाप करने पर भी उनमें प्रतिबंध लगा दिया गया था। वैवाहिक संबंधों में भी उनसे भेदभाव होता था। उच्च वर्ग शूद्र स्त्री से विवाह करता था, परंतु शूद्र को इन वर्गों की स्त्री से विवाह करने की अनुमति नहीं थी। रक्त की पवित्रता को ध्यान में रखकर अनेक नियम बने थे और शूद्रों की भागीदारी पर भी कुछ प्रतिबंधों की बात शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कही गई है। और इन सभी वर्गों का स्थान अब पैतृक रूप से ले लिया गया था। अब एक शूद्र का बेटा शूद्र ही कहलाता था और अस्पृश्यता का प्रारंभ हो गया था। बाद के कालों में शूद्रों की स्थिति और दयनीय हो गई थी। आश्रम प्रणाली था पुरुषार्थ प्रणाली। अब आश्रम प्रणाली की व्यवस्था हो चुकी थी। वर्ण के द्वारा कार्यों का निर्धारण किया जाता था। यानी व्यक्ति की 100 साल की अगर उम्र माने तो ब्रह्मचर्य आश्रम था। वो पहले 25 सालों में वो गुरु के पास जाकर के शिक्षा लेता था और विद्या ग्रहण के बाद वो गृहस्थ में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने एवं समाज के कार्यों की बात कही गई। गृहस्थ में वो गृहस्थ आश्रम का विधान था, जिसमें वो विवाह करता था और संतान उत्पत्ति करता था, धर्म का पालन करता था। वानप्रस्थ में वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता था और संन्यास में वो घर को छोड़ करके वो जंगलों में तप करने के लिए चला जाता था और बाद में वो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता था। इसके बाद परिवार में भी परिवर्तन आया। परिवार पितृसत्तात्मक ही थे, परंतु पिता की शक्ति में वृद्धि हो गई थी। वह आज्ञा न मानने वाले पुत्र को वो दंड भी देता था। संपत्ति के अधिकार में भी वो मनमर्जी करता था। वो ज्येष्ठ पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकार में प्रमुखता देता था। स्त्रियों की अब हालत कमजोर होने लगी थी। अब पुत्र की उत्पत्ति की कामना की जाती थी। स्त्रियों की स्थिति में भी गिरावट आई थी। अब पुत्री की अपेक्षा पुत्र की उत्पत्ति का ज़्यादा स्वागत होता था। पुत्री का उत्पन्न होना कई बार दुखों का कारण मानते थे, दुख का कारण मानते थे। राजकुमार एक से अधिक पत्नियां रखते थे। बहुपत्नी प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। इस काल में विधवा द्वारा अपने पति की मृत्यु पर स्वयं जलकर मरने का संदर्भ आता है।
बाद में सती प्रथा के उदय की जड़ें यहीं से देखी जाती हैं। यहाँ हमें नियोग प्रणाली का भी प्रचलन मिलता है, परंतु ऐसा लगता है कि स्त्री को एक बुराई मान लिया था। समकालीन पुस्तकों में 3 बुराइयाँ थी, एक जुआ, एक शराब और तीसरी स्त्री थी। औरत के राजनीतिक अधिकार भी घट गए थे। इसके बाद शिक्षा में अंतर नहीं आया, अब भी गुरुकुल व्यवस्था का ही प्रचार था। वर्णाश्रम व्यवस्था के विकास के साथ ही शिक्षा के उन्नयन संस्कार थे। कुछ मंत्रों के उच्चारण के द्वारा विद्यार्थी को मेधावी बनाने के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती थी। खान पान में परिवर्तन, अब खान पान में परिवर्तन आया। पहले जौ था, अब गेहूं और चावल भी खाना शुरू कर दिया था। अब पशुओं का मांस खाना भी अधिक लोकप्रिय था, दूध भी अधिक लोकप्रिय था। उड़द, तिल, मूंग, सरसों उगाने का प्रमाण भी मिलते हैं। मधुमक्खी से भी शहद प्राप्त होता था। इसके बाद शिष्टाचार और नैतिकता के नियमों की बात करें तो जीवन सरल और प्राकृतिक था। राजा, गुरु, ससुर आदि का विशेष सत्कार होता था। अतिथि का सत्कार होता था। बड़ों का आदर, आत्म संयम, नैतिक शुद्धि, विश्वसनीयता जैसे गुणों का आदर करते थे। इसके बाद आमोद प्रमोद था, मनोरंजन भी था। संगीत व गायन की विधाओं का विकास हुआ। सामवेद इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आर्य लोग वीणा और बांसुरी बजाने लगे, ढोल तथा झांझ भी बजाते थे। 7 स्वरों का भी उल्लेख यहाँ पर होता है। पुरुष और महिलाएं दोनों नृत्य करते थे। बड़े समारोह में रथ दौड़ भी प्रिय था और जुआ खेलने का उल्लेख ऋग्वेद में ही आया था। अब इसका प्रचलन बढ़ने लगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इसका शेष भाग फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।